नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा। तो आप जो हमारे चैनल को, हमारी वीडियोस को जो प्यार दे रहे हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो मतलब स्टार्टिंग ही फेस है, और स्टार्टिंग फेस में आप जो व्यूज़ वगैरह जो आ रहे हैं वीडियोस पे, वो बहुत अच्छे आ रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो रिकमेंडेशन आई थी, वो रिकमेंडेशन आई थी कि सर आप 10th के लिए ही वीडियो बना रहे हैं, आप 9th के लिए वीडियो नहीं बना रहे हैं, तो कृपया करके सर 9th क्लास के लिए भी वीडियो बना दिए। तो आज हम जो वीडियो लेके आए हैं बच्चे, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं 9th क्लास का, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक इतिहास। जब आप 8th क्लास से 9th क्लास में आते हो तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, ठीक। जब वो चीज़ें बदलती हैं तो आपकी बहुत सारी चीज़ें ऐसे बदलती हैं कि उसमें एनसीईआरटी आती है। एनसीईआरटी अभी तक आप 8th क्लास में अलग बुक पढ़ते थे, प्राइवेट बुक पढ़ते हो बहुत सारे बच्चे, क्योंकि आप मॉडर्न स्कूल से हो, अच्छे स्कूल से हो, तो जहाँ पे 6th 7th 8th में एनसीईआरटी नहीं चलती हैं, तो आपकी 9th क्लास में आके प्रॉपर एनसीईआरटी आप लोग पढ़ना स्टार्ट करते हो। तो 9th क्लास के इतिहास का सबसे पहला चैप्टर है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो चैप्टर है वो इतिहास के मद्देनजर से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर। स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल में, आपके अपने चैनल TSW द सोशल वर्ल्ड में। आज हम जो चैप्टर डिस्कस करेंगे वो है आपका द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। क्लियर? फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक ऐसा चैप्टर जो इतिहास में अपने आप में बहुत खास है, जहाँ से इतिहास की रिवॉल्यूशन की जो स्टार्ट होती है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से होती है। क्या था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों हुआ, ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे पूरी वीडियो में, ठीक। जो वीडियो आएगी आपकी पार्ट वाइज आएगी, ठीक है। अब हमने डिसाइड किया है, सारे बच्चों की हमने सोचा है, हमारे पास 11th के ह्यूमैनिटीज लोगों की भी रिकमेंडेशन आने लगी है। 11th के बच्चे भी बोल रहे हैं सर 11th की भी वीडियो बनाइए, 12th के ह्यूमैनिटीज के लिए वीडियो बनाइए। तो धीरे धीरे करके हम सारी वीडियोस एक एक करके लेके आएंगे आपके लिए। हमने डिसाइड किया है कि हम एक दिन क्लासेस वाइज वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, 9th 10th 11th 12th। उसके बाद जो 2 दिन मिलेंगे उसमें हम इंग्लिश के वीडियो भी अब आपके लिए स्टार्ट करने वाले, इंग्लिश के चैप्टर्स भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज फ्रेंच रिवॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो कहानी स्टार्ट होती है, जो टॉपिक स्टार्ट होता है आपकी 9th क्लास के हिसाब से, वो लुइस 16 से स्टार्ट होता है। लुइस 16 बोर्बन डायनेस्टी का वो राजा, ठीक है, 16वां राजा लुइस 16, ठीक है, जो किस डायनेस्टी बिलोंग करता है, आपके बोर्बन डायनेस्टी से। तो देखते हैं क्या है इसके अंदर। देखिए, हमारा जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है वो एक फंडामेंटल चेंज ब्रॉट अबाउट इंटेंशनली एक चेंज लेके आता है, एक फंडामेंटल चेंज लेके आता है, ठीक है। आपके वर्ल्ड में भी जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है बेटा, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर कोई, बहुत सारे आइडियाज़ जो हमें मिले लिबर्टी के, फ्रीडम के, नेशन स्टेट्स के, वो हमें कहाँ से मिले? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, फ्रांसीसी क्रांति से। क्लियर? उसके बाद जो चीजें डिस्कस करेंगे हम लोग, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज द इपोच मेकिंग ऑफ द 18th सेंचुरी। ये एक ऐसा इवेंट था जो, ये समझ लीजिए, जिसने 18th सेंचुरी में पूरे वर्ल्ड में रिवॉल्यूशन लेके आया था। मतलब पूरे लोग इससे बहुत इन्फ्लुएंस हुए थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही हमको बहुत सारे आइडियाज मिलते हैं। बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन होता है कि सर हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन को क्यों पढ़ते हैं, हम इंडिया से हैं और एज ए इंडियन हमको फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों पढ़ना पड़ता है? बेटा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि फ्रांसीसी जो क्रांति हुई थी, उस फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन आए थे, उसमें राइट्स आई थी, फ्रीडम आई थी, राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन, फ्रीडम की बात हुई है, जो नेचुरल राइट्स बोला गया है जिनको। उसके बाद बहुत सारे, जैसे नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है, हमें कहाँ से मिलता है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने ही मोनार्की को क्या किया? खत्म किया आपकी, ठीक है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से मोनार्की क्या हुई? आपकी खत्म हुई, और हमें क्या नया शब्द मिला, जिसको हम कहते हैं डेमोक्रेसी, ठीक है, डेमोक्रेसी। लेकिन ये भी बहुत बाद में। उसके बाद यहाँ पे नई चीज पता चली हमको, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता चला। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होना चाहिए। यहाँ बात करेंगे हम 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन की। 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन आया था, उसके अंदर क्या क्या चीजें थी। क्लियर? तो आगे चलते हैं, थोड़ा लंबा सफर है, वीडियोस हो सकता है 3 से 4 पार्ट में आए, तो प्लीज। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है बेटा,
मैंने एक चीज नोटिस करी, जब मैं यूट्यूब स्टूडियो में गया तो आप वीडियो पूरी नहीं देख रहे हैं, आप वीडियो को बस 2-4 मिनट का देख के उसको स्किप करके छोड़ दे रहे हैं। ऐसे कोई फायदा नहीं है। मैंने, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने 3 वीडियो बनाई है, ठीक है। 3 वीडियो में अभी किसी में भी मैंने कोई रिकमेंडेशन बच्चों से मतलब रिक्वेस्ट नहीं करी कि प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल, ठीक है। मैंने किसी से नहीं बोला, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है बेटा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर कंटेंट अच्छा नहीं है तो फिर मतलब आपको जो करना है वो कर सकते हैं। बहुत मेहनत लगती है सब में, ठीक है। तो प्लीज आप वीडियो को ट्राई करिए पूरा देखने की। उसको ये नहीं है आधा अधूरा देख के छोड़ दिया 1 मिनट कि सर ने वीडियो बनाई है बस 1-2 मिनट देख, नहीं, आप ट्राई करिए। और जो स्टूडेंट्स हैं 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, अब ये 9th क्लास के लिए वीडियो बनना है, तो 9th क्लास के बच्चों से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके पूरा वीडियो देखा करिए आप। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम। चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, बीइंग रीजन ऑफ बॉर्बन मोनार्क लुइस 14 फ्रांस एट द हाइट ऑफ हर ग्लोरी। क्या था कि जब आपके बॉर्बन डायनेस्टी के मोनार्क कौन से किंग, लुइस 14 थे, फ्रांस एट द हाइट ऑफ हर ग्लोरी। फ्रांस क्या था, अपनी हाइट पे था, एक बहुत उच्चतम उस पे था कि इस पे ग्लोरी, बहुत ज्यादा ग्लोरियस माना जाता था फ्रांस को। उस टाइम में फ्रांस एक किंग कह सकते हैं आप, किंगडम होता था, ठीक है। तो उसका जो उस टाइम पे जब राजा था आपका लुइस 14, ठीक है, तब फ्रांस अपनी हाइट पे था, ग्लोरी की हाइट पे, बहुत अच्छा राज, सब कुछ बढ़िया चल रहा था जहाँ पे। क्लियर? उसके बाद क्या हुआ, किंग, मोनार्क का मतलब होता है किंग, और ग्लोरी का मतलब है आपका प्रॉस्पेरिटी, यानी कि बहुत प्रॉस्परस किंगडम कह सकते हैं जिसको हम अपने फ्रांस को, ठीक है, अपना जो फ्रांस है उसको प्रॉस्परस कह सकते हैं। उसके बाद बेटा क्या हुआ कि पेरिस कल्चरल सेंटर ऑफ एम्पायर, और जो यहाँ का जो पेरिस है फ्रांस का, वो कल्चरल सेंटर ऑफ यूरोप है, ठीक। उसको कल्चरल सेंटर बोला जाता है यूरोप का, किसको, पेरिस को। फ्रांस आप जानते हो पेरिस क्या है, ठीक। 70-40 लुइस 14th डेथ, 7089 फ्रांस लॉस्ट हर ग्लोरी। 7089 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जो डेट बोली गई, ईयर बोला गया, वो 7089 है। तो हमने उसमें देखा कि फ्रांस 7089 तक अपनी पूरी जो ग्लोरी थी, जो उसकी जो प्रॉस्पेरिटी थी, जो प्रॉस्परस कंट्री जिसको बोला, वो किंगडम बोला जाता था, वो पूरा लॉस्ट हो चुका था 7089 तक। क्लियर? फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लास्ट 18th सेंचुरी, ये हमारे लुइस 16 है, फ्रांस का राजा, ठीक। लुइस 16 क्या था कि जब लुइस 16 पैदा हुआ था, बॉर्न 7074 में, आप ये नोट्स बना सकते हैं, आपका लुइस 16 कब पैदा हुआ था, 7074 में। उसके बाद लुइस 16 और बॉर्बन फैमिली, ये कहां से बिलोंग करते हैं, आपके बॉर्बन फैमिली से। क्लियर? लुइस 16 इज बिलोंग फ्रॉम द बॉर्बन फैमिली। तो पेरिस, जैसा हमने बात करी, क्या है, आपका कल्चरल सेंटर है फ्रांस का। क्लियर? अब भैया हम आगे चलते हैं, ठीक है। मतलब फ्रांस का मतलब यूरोप का, फ्रांस कहाँ पड़ता है, यूरोप में ही पड़ता है। उसके बाद 7014 में लुइस 14 जो होते हैं उनकी डेथ हो जाती है बेटा, ठीक है। जिनके राज्य में, जिनके समय पे हमारा फ्रांस क्या था, एकदम ग्लोरियस किंगडम था, एक अपनी हाइट पे था, बोलते ना बहुत बढ़िया राज्य जिसके अंदर सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ग्लोरियस कंट्री, ग्लोरियस किंगडम माना जाता था किसको, फ्रांस को, किसके टाइम पे, लुइस 14 के टाइम पे। उसके बाद बेटा क्या होता है कि आपके लुइस 15 वहां के राजा बनते हैं, ठीक है, द किंग ऑफ फ्रांस। लुइस 15 के बाद क्या होता है, उनकी डेथ के बाद, हाँ, 7074 में लुइस 16 बिकेम द किंग ऑफ फ्रांस एट द एज ऑफ 20 साल की उम्र में आपका लुइस 16 को क्या बनाया जाता है, वहां का राजा बनाया जाता है, कहाँ का, फ्रांस का। तो हमारा जो चैप्टर शुरू होता है वो लुइस 16 से ही स्टार्ट होता है, 7074 से चीजें स्टार्ट की गई हैं, जब हमारा लुइस 16 20 साल का था। तो जब इन्हें राजा बनाया गया तो इन्होंने बहुत सारी चीजें देखी, बहुत सारी अलग अलग चीजें थी, तो हम इस चैप्टर में उसी को डिस्कस करेंगे, आखिर क्या चीजें थी वो। आगे बढ़ते हैं। 7089 में क्या हुआ कि ये थोड़ा सा आप ये समझ लीजिए कि कुछ चीजें बता रखी हैं स्टार्टिंग में, तो पूरा चैप्टर ही डिस्कस करेंगे कि आप टाइमलाइन समझ सकते हैं इसको। 7089 में फ्रांस जो एक प्रॉस्परस किंगडम था, एक ग्लोरियस मान सकते हैं जिसको,
वो ग्लोरी कहीं ना कहीं लॉस्ट हो गई 70-89 में आते आते। क्यों लॉस्ट हो गई, सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये। अब देखिए हम बात करेंगे हमारी फ्रेंच सोसाइटी 18वीं शताब्दी में थी कैसी। क्लियर, 18th सेंचुरी में हमारी फ्रेंच सोसाइटी थी कैसी, उसकी बात करेंगे। हमारी फ्रेंच सोसाइटी लुई 16 18th सेंचुरी के टाइम पे कैसी थी। ये लुई 16 है हमारे। क्लियर, ठीक, ये बॉर्न हुए थे 1754, ठीक, 1754 में इनका जन्म हुआ था लुई 16 का। और ये राजा कब बने थे आपके, 1774, यानी कि करेक्ट कितने साल बाद, 20 साल, ठीक है, एट द एज ऑफ 20, यानी कि इनकी उम्र भी 20 हो गई थी और अपने जन्म के 20 साल बाद ये राजा बने थे। ठीक, तो ये 20 ईयर्स के थे जब राजा बने थे। लुई 16 कहाँ से बिलोंग करते थे, बॉर्बन फैमिली से बिलोंग करते थे। क्लियर, हमारे जो लुई 16 है वो बॉर्बन फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो क्या था, क्राउन एज फ्रेंच मोनार्क, इनको क्या बनाया गया, राजा बनाया गया 1774 में। कहाँ का, फ्रेंच का। मोनार्क का मतलब मैं बार बार बताऊंगा आपको, मोनार्क का मतलब होता है किंग, ठीक है, मोनार्क आपका कौन होता है, किंग होता है। तो इनको राजा बनाया गया था आपके फ्रेंच का। ही वॉज 20 ईयर्स ओल्ड, वो कितने साल के थे उस टाइम पे, 20 साल के थे जब इन्होंने राजपाट संभाला, राजगद्दी संभाली, तब ये 20 साल के थे। कौन, आपके लुई 16, ठीक है, 20 साल की उम्र में ही इनको राजा बना दिए गए थे। ए मैन ऑफ कैरेक्टर एंड काइंड, इनको क्या बोला जाता था, मैन ऑफ कैरेक्टर, इनको कैरेक्टर वाला इंसान माना जाता है। और बड़े काइंड थे, दयालु कह सकते हैं, बड़े ही काइंड इंसान थे। तो ऐसा क्या हुआ जिससे, मतलब एक जिसको इंसान को बोला जा रहा है मैन ऑफ कैरेक्टर, की कैरेक्टर वाला इंसान है इनका, ठीक है, काइंड इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है। तो ऐसा क्या हुआ जिससे 1789 में फ्रांस अपनी पूरी ग्लोरी खो देता है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है कि आखिर एक जो राज्य, एक देश, एक किंगडम इतना ज्यादा प्रॉस्परस था, इतना ज्यादा ग्लोरियस था, और क्या हुआ कि 1789 में इतना बड़ा कोई चीज होती है कि पूरा फोर्ट टूट रहे हैं आपके, राजा से लोगों की बन नहीं रही है, थर्ड स्टेट है उपद्रव कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, आखिर क्यों? इसका जवाब है आगे। तो कृपया करके वीडियो को पूरा देखें, आप स्किप ना करें। ए बेल बिसर ऑफ हिज पीपल, लुई 16 बेल बिसर था अपने लोगों का। क्लियर, लुई 16 को क्या माना जाता था, बेल बिसर ऑफ हिज पीपल। तो आखिर जब इतना अच्छा था तो आखिर क्या बात थी। क्लियर, ये मैरी एंटोनेट है उनकी वाइफ, क्योंकि लुई 16, ठीक है, ये लुई 16 की वाइफ थी, मैरी एंटोनेट जिनका नाम था। ठीक है, तो प्लीज ये क्वेश्चन याद रखना, ये क्वेश्चन आता है, काफी बार आया है आपके स्कूल एग्जाम्स में, ये पूछा जा सकता है कि उनकी वाइफ का नाम क्या था। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अपॉन हिज एसेसन एज ए न्यू किंग, जब इनको नया राजा बनाया गया वहां का, फाउंड एम्प्टी ट्रेजरी। अब ये क्वेश्चन बहुत बड़ा उठता है कि जब ये राजा बने वहां के, तो इन्हें क्या मिला कि जो इनका खजाना था वो बिल्कुल खाली था बेटा, एम्प्टी ट्रेजरी मिला, कुछ नहीं था इनके खजाने में। तो वाई एम्प्टी ट्रेजरी, ट्रेजरी जो थी, खजाना जो था वो खाली क्यों था, ये क्वेश्चन मार्क है। तो खजाना इसलिए खाली था बेटा कि जो लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर, राजा थे भैया, लड़ाई वड़ाई चलती थी, युद्ध विद्ध होते रहते थे इनके, ठीक है बेटा, तो युद्ध विद्ध होते थे, तो उसके युद्ध का लड़ा जाता है। युद्ध ऐसा तो है नहीं कि लाठी डंडे लेके चले जाओ, ठीक है, दो चार लोग इकट्ठे करे मतलब चले गए लड़ने, ऐसा थोड़ी ना होता। क्या होता है कि युद्ध चलता है लंबे समय तक, और युद्ध में होता है खर्चा, घुड़सवार, हाथी वाले, ठीक है, मतलब हाथी वाले मतलब जो घुड़सवार होते हैं, हाथी पे लड़के जो युद्ध करते हैं, ठीक। तो ये जो अलग अलग चीजें होती हैं, इनमें आता है खर्चा। और भैया प्रॉस्परस किंगडम है तो और भी खर्चे थे, तो इसकी वजह से क्या हो गया कि जो ट्रेजरी था वो बिल्कुल खाली होता जा रहा था। एक तो सबसे पहला रीजन था कि लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर ड्रेन्ड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इससे क्या हो रहे थे, फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो थे वो ड्रेन्ड हो रहे थे, वेस्ट होते जा रहे, ठीक है, बिल्कुल खत्म होते जा रहे थे धीरे धीरे इनका जो फाइनेंशियल सिस्टम था। कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एक्स्ट्रा वैगेंट कोर्ट एट इमेंस पैलेस ऑफ वर्सेलिस, और जो इनका जो पैलेस था वर्सेलिस, उस भाई बहुत बड़ा था, बहुत शानदार पैलेस था,
ठीक है, हमने ऐसे तो नहीं देखा है, हमने पिक्स वगैरह देखे हैं, उससे पता चलता बहुत शानदार पैलेस था। और वो पैलेस को मेंटेन करने की जो कॉस्ट थी ना, बहुत हाई थी। अब जैसे भैया बहुत सारे लोग कार लेना चाहते हैं, कार कार तो हर कोई ले सकता है, लेकिन उसका मेंटेनेंस हाई होता है ना। बात ये नहीं है, कार आप कोई भी मतलब सही इंसान है जो अच्छा खासा कमाता है वो कार ले सकता है, लेकिन वो कार क्यों नहीं लेता? उसको पता है कि भैया मेंटेनेंस बहुत हाई है, इसकी सर्विस कराना, इसका ध्यान रखना, साफ सफाई का सर्विस कराने का, कभी कुछ खराब हो जाए कभी कुछ, तो मेंटेनेंस। तो ऐसे ही भैया हमारा पैलेस और वर्सेलिस है, वर्सेलिस का जो पैलेस है उसको जो मेंटेन करने की कॉस्ट है ना बहुत हाई है। क्लियर? तो उसके बाद ये देखिए, ये पैलेस और वर्सेलिस इतना बड़ा है, ठीक है, कितने सारे कमरे होंगे इसमें पता नहीं है, मैं तो गिन भी नहीं पाया, आप गिन पाओ तो बता देना। क्लियर? तो इतना बड़ा आपका पैलेस ऑफ वर्सेलिस है। अब अगर इसमें एक झाड़ू वाला तो काम कर नहीं पाएगा, आपको ही पता है कि कोई एक स्वीपर जाएगा वो बेचारा पागल हो जाएगा, एक दो दिन में तो इसमें झाड़ू लगा पाएगा। तो इसलिए भैया स्वीपर ही बहुत सारे, अगर मान लो धोखे से पोंछे की बात कर दी कि हमें पोंछा लगवाना है कि हमारे पैलेस में, और राजा है, राजा का पैलेस जो है साफ सुथरा रहना चाहिए, ऐसे ही थोड़ी ना होता है। तो क्या होता कि एक्स्ट्रा वैलिड यानी बहुत खर्चा आता था इसकी साफ मतलब मेंटेनेंस कॉस्ट में। सोचो अगर इसमें पेंट करवाना हो गया, राजा ने किसी दिन बोल दिया लुई 16 ने कि हमारा मन कर रहा है अब हमारे पैलेस पे पेंट करा दो, तो क्या होता होगा वहां का, कितना लाखों का तो पेंट ही हो जाता होगा इसमें। तो ठीक है, तो यही चीजें थी कि पहली बात तो वॉर की वजह से पूरा जो खजाना था खत्म हो गया था, उसके बाद इतना बड़ा पैलेस है, इसको मेंटेन करने की कॉस्ट बहुत हाई थी। उसके बाद देखिए क्या है कि उसके बाद हमारा फ्रांस जो है 2 मिलियन लिवर्स अंडर लुई 16 डेप्ट हो गया था। लुई 16 पे क्या होता है? डेप्ट। डेप्ट का मतलब होता है उधारी, ठीक है, जो उधारी थी उधारी हो गई है लुई 16 पे, कितने की? 2 मिलियन लिवर्स की। 2 मिलियन लिवर्स की किस पे उधारी होगी? हमारे लुई 16 भैया पे। अब ऐसे हालात में हमारे भैया क्या करेंगे? लुइस भैया क्या करेंगे? लुइस भैया पता नहीं, अब लुइस भैया कोई ना कोई तो आइडिया आएगा ना कि भैया पैसा तो है नहीं, बिल्कुल पैसा खत्म, ठीक, पैसा खत्म और कर्जा बढ़ता जा रहा है। कर्जा 2 मिलियन लिवर्स, लिवर्स क्या है? फ्रांस की करेंसी है। क्लियर? उसके बाद फ्रेंच करेंसी है लिवर्स, ध्यान रखना प्लीज बच्चों, है ना। अब क्यों हो रहा था, ऐसा क्यों हो रहा था कि फ्रांस पे इतना ज्यादा कर्जा क्यों हो गया था? देखो, फ्रांस हेल्प 13 ब्रिटिश को, यहाँ पे ब्रिटिश नहीं है बेटा, अमेरिकन है, प्लीज ये जो स्लाइड्स में जो मिस्टेक हुई है इसको ध्यान रखना। फ्रांस ने हेल्प करी थी किसकी? 30 अमेरिकन कॉलोनीज की। क्लियर? 30 अमेरिकन कॉलोनीज की टू गेन इंडिपेंडेंस, क्या? आजादी दिलाने में, फ्रॉम कॉमन एनिमी ब्रिटेन। कौन सा कॉमन एनिमी था? ब्रिटेन इनका कॉमन एनिमी था, और इससे आजादी दिलाने में अमेरिका की हेल्प करी थी किसने? फ्रांस ने, जिसकी वजह से क्या हुआ था, इनने कर्जा वर्जा लिया था और इसकी वजह से इनका ट्रेजरी क्या हुआ था? खाली हुआ था। वॉर एडेड ए बिलियन लिवर्स टू द एंड, और इसी की वजह से, इसी जो अमेरिकन कॉलोनीज को आजाद कराते टाइम पे जो वॉर लड़ा था ब्रिटेन से, उसकी वजह से क्या हुआ था कि इन पे बिलियन लिवर्स का डेप्ट हो गया था, बहुत ज्यादा कर्जा हो गया था। किस पे? आपके फ्रांस पे। उसके बाद जिन स्टेट से इनने क्या करा था, लैंडर्स हु गेव स्टेट क्रेडिट, जिन्होंने इनको क्या दिया था? क्रेडिट, यानी कि जिन्होंने पैसा दिया था, जिन लैंडर्स ने इनको लोन पे पैसा दिया था, उनने क्या करा? बिगेन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन्स। अब इन्होंने अपने जितना भी कर्जा दिया हो भैया उस पर 10% क्या कर दिया? चार्ज, ठीक है, 10% ब्याज लगाना स्टार्ट कर दिया। और जब ब्याज लगती है ना तो बहुत बुरी चीज है ब्याज। कभी जिंदगी में उधारी में पैसा लो ना तो किसी के ब्याज के चक्कर मत पड़ना, टाइम पे पैसा लौटा देना उसका, नहीं तो क्या होगा? हमारे लुइस भैया जैसा हाल हो जाएगा आपका। क्या कि भैया ने पहले तो पैसा ले लिया, अब भैया अब क्या हुआ कि कुछ बिलियन लिवर्स का जो 1 बिलियन का था 1 मिलियन की जगह 2 मिलियन हो गया है कर्जा। तो आप ऐसा कभी मत करिएगा, कर्जे अर्जे के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। 10% इंटरेस्ट ले रहे हैं वो लोन्स पे, तो इससे क्या होगा कि लुई 16 अब परेशान, लुई 16 परेशान है भाई साहब
कि अरे 10% तो बहुत हो गया भाई साहब, तो अब हम क्या करेंगे। तो लुईस 16 फ्रेंच गवर्नमेंट ऑब्लिज टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट। और फ्रेंच गवर्नमेंट का जो ज्यादातर पैसा था वो कहाँ जा रहा था, जो इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा था उसको चुकाने में जा रहा है। तो ठीक है, फ्रेंच गवर्नमेंट वाज रिक्वायर्ड टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट। जो इनके बजट का जो इंक्रीजिंग परसेंटेज था वो किस में जाता है, इंटरेस्ट पेमेंट में। मतलब पैसा कमा रहे हैं और पैसा जा कहाँ रहा है, ब्याज के पैसे में। बड़ी कष्ट है जिंदगी में लुईस भैया के। लुईस भैया बड़े परेशान है कि मतलब जितना कमा रहे हैं उतना चला जाता है इंटरेस्ट पेमेंट चुकाने में। ये तो बड़ी गलत बात है भाई। ठीक, उसके बाद द गवर्नमेंट इंक्रीज टैक्सेस फॉर मीटिंग एक्सपेंसेस। और यही गलती कर दी हमारे लुईस भैया ने, और यहीं से हमारा ग्लोरियस फ्रांस जो था उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। क्या डाउनफॉल स्टार्ट हुआ कि द गवर्नमेंट इंक्रीज टैक्सेस फॉर मीटिंग एक्सपेंसेस। और लुईस भैया ने क्या करा कि टैक्सेस इंक्रीज कर दिए, टैक्सेस, ठीक है, ताकि उनके एक्सपेंसेस पूरे हो जाएं। यानी कि जो ये ऊपर जो बड़े बड़े राजशाही खर्चे हैं ना, नवाबी खर्चे, नवाबों के ये जो खर्चे थे, इनको पूरा करने के लिए क्या करा, इनने टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया भैया। अब टैक्सेस इंक्रीज होते हैं तो तुमको पता है लोगों को दिक्कत होती है, और लोगों को दिक्कत होगी तो वो करेंगे उपद्रव, वो काटेंगे ऊधमबाजी। ठीक है, ऊधमबाजी काटेंगे तो समझ जाओ रिवॉल्यूशन होगा। रिवॉल्यूशन बोले तो क्रांति होगी। अब क्या होगी, हमारे फ्रांस में क्रांति। क्लियर, क्रांति। अब भाई साहब यहाँ पे होती है सबसे बड़ी दिक्कत, क्या कि जो मीटिंग कौन से एक्सपेंसेस थे इनके। आर्मी रखी थी भैया लुईस भैया ने, लुईस भैया की आर्मी थी, तो आर्मी वाले ऐसे ही तो काम करेंगे नहीं। आर्मी वाले कैसे काम करेंगे, पैसे लेके, उनको तनख्वाह दी जाती थी। कोर्ट था, कोर्ट को मेंटेन करने का खर्चा, गवर्नमेंट ऑफिसेस थी, यूनिवर्सिटीज थी। सोच रहे हो लुईस भैया के घर में सब कुछ था, लुईस भैया के राज्य में गवर्नमेंट ऑफिसेस, यूनिवर्सिटीज। तो भैया पैसा तो देना पड़ेगा इनका, ऐसे ही थोड़ी ना लोग काम करेंगे फ्री में, है ना। कोई शुभम सर थोड़ी नहीं हो गए हैं कि फ्री में मतलब एजुकेशन और बच्चों को वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, देखो, है ना। तो क्या ये लुईस 16 के राज्य में काम करने वाले लोग थे, तो क्या कर रहे थे कि इनको चाहिए तनख्वाह। अब इनको तनख्वाह देने के लिए पैसा कहाँ से आए, तो पैसा कहाँ से आएगा, टैक्सेस इंक्रीज करके। टैक्सेस को इंक्रीज करो, टैक्सेस इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, आम जनता परेशान होगी। आम जनता परेशान होगी तो क्या करेगी, वो करेगी विद्रोह। विद्रोह करेगी तो क्या होगा, फ्रांस की ग्लोरी डाउनफॉल होगी। क्लियर। अब देखो हमारी फ्रेंच सोसाइटी, हमारी जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो बटी हुई थी। कहाँ कहाँ बटी हुई थी, कैसे कैसे बटी हुई थी, कि ये 3 स्टेट में बटी है हमारी फ्रेंच सोसाइटी। सोसाइटी ऑफ स्टेट्स इन फ्रांस। सबसे पहला स्टेट है क्लर्जी। सबसे पहला स्टेट कौन सा है आपका, क्लर्जी। अब क्लर्जी जी भैया कौन लोग होते हैं, ये हैं भाई साहब चर्च के लोग, चर्च वाले अंकल। ठीक है, ये हैं हमारे चर्च वाले अंकल। क्लियर, कौन, क्लर्जी से जो क्लास से बिलोंग करते हैं। नोवेलिटी कौन है, नोवेलिटी यानी कि नाम से ही समझ में आ रहा है, जो किंग और किंग के लोग। ठीक है, जो किंग के अंडर काम करते हैं। अब आते हैं थर्ड स्टेट वाले लोग। और थर्ड स्टेट वाले लोग कौन से हैं, देखो थर्ड स्टेट यानी कि इसको तुम कह सकते हो कि मिडिल क्लास वाले लोग। ठीक है, मिडिल क्लास के। लेकिन मिडिल क्लास में भी बहुत सारी क्लास होती हैं। ठीक है, मिडिल क्लास में भी बहुत सारी क्लास होती है। मिडिल क्लास में कैसे क्लास होती है, अपर मिडिल क्लास, ठीक है, एक लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास। ठीक है, तो ये 3 क्लास होती हैं। अब देखो हमारे थर्ड स्टेट में भी 3 चीजों में बटी हुई है क्लास। कैसे, बिग बिजनेसमैन। यहाँ पे कौन बैठे हैं भैया, हमारे बिग बिजनेसमैन बैठे हुए हैं, मर्चेंट्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, लॉयर्स भी हैं। तो ये भैया हो गए प्रॉस्परस लोग, पैसे वाले लोग। उसके बाद हमारे पीजेंट्स एंड आर्टिसंस हैं।
पीजेंट आर्टिसंस कौन हो गए बेटा आपके, कि ये थोड़े से इनको कह सकते हो मिडिल क्लास वाले लोग हैं, और ये बेचारे हमारे लोअर मिडिल क्लास, लोअर थर्ड स्टेट पीपल, स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर एंड सर्वेंट। तो क्या था, हमारी फ्रेंच सोसाइटी तीन चीजों में डिवाइड थी बच्चों। तीन चीजें कौन सी, आपकी पहली स्टेट यानी कि क्लर्जी, वो लोग जो चर्च से बिलोंग करते हैं, नोबेलिटी यानी कि सेकंड स्टेट जो किंग और किंग के मतलब किंग से बिलोंग करते हैं, किंग का मतलब होता है जो किंग राजा के लिए काम करते हैं। उसके बाद थी थर्ड स्टेट जिसमें हमारे बिजनेसमैन है, मर्चेंट है, ऑफिशियल्स हैं, लॉयर्स हैं, पीजेंट्स और आर्टिसंस हैं, और कौन है, स्मॉल पीजेंट बेचारे गरीब किसान और ऐसी लेबर जिनके पास खेती नहीं है, और कौन, हमारे सर्वेंट्स नौकर वगैरह। क्लियर, तो ये लोग हैं। उसके बाद ये देखिए हमने कितनी बढ़िया व्यवस्था करी है आपके लिए, आपके मतलब दिमाग में चीजें एकदम बैठ जाए, आपको परेशान नहीं होना पड़े, है ना। आपको बिल्कुल मतलब जो एनसीईआरटी की खतरनाक खतरनाक लाइंस हैं, आप थोड़ा उनसे बच जाएं बेटा, इसलिए हमने आपके लिए ये व्यवस्था करी। देखो क्या मस्त, मतलब एकदम बढ़िया चीजें बटी हुई हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेट, कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन मतलब कौन कौन आता है, पॉपुलेशन सबकी कितनी है, प्रॉपर्टी इन पे कितनी होती है, पैसा, है ना, सोशल कंडीशन क्या है इनकी, प्रिविलेजेस यानी कि इनको क्या क्या राइट्स मिलते हैं, क्या क्या बढ़िया बढ़िया राइट्स, वीआईपी राइट्स मिलते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट स्टेट को, इनका कंपोजिशन की बात करेंगे। तो इस कंपोजिशन के अंदर वाला कौन आता है, प्रीस्ट एंड क्लर्जी, यानी कि जो संत, यानी कि फ्रांस के जो संत महात्मा थे, चर्च के पादरी वगैरह जिनको बोलते हैं, फादर, पोप, वो सब लोग आते थे। और देखो फर्स्ट स्टेट प्लस सेकंड स्टेट को मिला के कितने परसेंटेज लोग हैं, टोटल 10%। क्लियर, उसके बाद इन 10% के पास प्रॉपर्टी कितनी है, 60%, मतलब 10% लोगों के पास अपार पैसा, अपार धन, कोई कमी नहीं है। मतलब नवाब हो रहे हैं ना, नवाब, नवाब थे तो नवाबों के तो पैसा होगा ही, ठीक है। तो इन पे क्या था, 60%, यानी कि 10% लोगों पे 60% प्रॉपर्टी। सोच रहे हो सोशल कंडीशन कैसी थी इनकी, भैया प्रॉस्परस लोग थे एकदम, मतलब मस्त एकदम, ऐसे लोग थे कि बीच पे बैठ के एकदम नारियल पानी पी रहे हैं, देख रहे हैं नजारा, पैसे की टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, प्लेजर लविंग लविंग लोग एकदम बढ़िया, ठीक है। उसके बाद प्रिविलेजेस क्या थी, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंसेशन, इनको मिलते थे स्पेशल राइट्स, कि इनको अभी मैं आगे समझाऊंगा ये क्या चीजें हैं, ठीक है, परेशान मत होना आप लोग। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, नोबल्स की। इसके अंदर कौन आते हैं आपके, नोबल्स, लैंडलॉर्ड्स वगैरह, ये भी इसी कंडीशन में आते हैं 10% वाले में। इनकी लाइफ कैसी थी, लग्जरियस एंड प्लेजर, एकदम बढ़िया, वीआईपी पैलेस, मैंने दिखाया ना पैलेस ऑफ वर्सेलिस, उसमें रहते हैं, पता ही नहीं है इनके पैलेस तो इतने बड़े हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे भैया इनको दूसरे मतलब किसी मतलब इस वाले कोने से उस वाले कोने पे जाना होता होगा तो ये मोटरसाइकिल लेके जाते होंगे कि भैया बहुत लंबा 1 किलोमीटर का, तो पता चले पैलेस ही पैलेस है, तो एक कमरे से दूसरे कमरे जाने के लिए मोटरसाइकिल ले रहे हैं ये, ठीक है। लाइफ लग्जरियस थी, प्लेजर में एकदम मस्त जिंदगी कट रही थी, कोई टेंशन ही नहीं है, नौकरी वोकरी की एकदम मस्त कमा रहे, मस्त पैसा था तो कोई टेंशन नहीं। उसके बाद इनको प्रिविलेजेस क्या मिली है, रिजर्वेशन ऑफ पॉलिटिकल, रिजर्वेशन था पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड जुडिशियल पोस्ट, ठीक है। और ये हेरिडिटरी के बेसिस पे मिलती थी, यानी कि जन्म के बेसिस पे, नोबल क्लास में पैदा हुए आपको कोई टेंशन नहीं है। अब हम बात करते हैं अपने बेचारे थर्ड स्टेट के बारे में। तीसरा स्टेट जो है इसमें सब हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, वर्कर्स हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, पीजेंट्स हैं, सर्फ्स, आर्टिशन, क्राफ्ट्समैन, प्रोफेशनल्स। और ये कितने लोग थे, 90%, 90 प्लस 10 कितना हो गया आपका, 100% बेटा, ठीक है। ये हो गई हमारी जनता कहाँ की, फ्रांस की। उसके बाद कितनी प्रॉपर्टी पे कब्जा है, कितनी प्रॉपर्टी है, 40%, 90% के पास बस 40% और 10% के पास 60%। बहुत अनइक्वलिटी वाली बात है, बहुत गलत बात है, इसीलिए वहां पे क्या हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। आगे देखते हैं ये क्या था, इनकी सोशल कंडीशन क्या थी,
बस यहाँ पे थोड़े से बेटर है। एजुकेटेड क्लास थी लोग, ठीक है। वॉज फाइनेंशियली साउंड, द कंडीशन ऑफ फार्मर्स, यहाँ पे जो एजुकेटेड क्लास आपकी डॉक्टर, लॉयर्स, वर्कर, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ठीक है, तो ये एजुकेटेड थे, फाइनेंशियली भी ठीक थे। बट व्हेन यू टॉक अबाउट द कंडीशन ऑफ फार्मर्स, जो कंडीशन है फार्मर्स की एंड सर्फ्स की, वाज मिजरेबल एज दे वर्क लाइक बॉन्डेड लेबर, इनको बॉन्डेड लेबर्स की तरह काम वाम करना पड़ता था। ये सबसे ज्यादा परेशान बेचारे हमारे आर्टिसन, पीजेंट, सर्फ्स वगैरह थे, सबसे ज्यादा हालत इनके खराब थे, ठीक है, थर्ड स्टेट में। तो ये हमने देख लिया तीनों स्टेट का कंपोजिशन। आपको लिखना हो तो लिख लेना, बाकी आपका मन, मैं कुछ नहीं कहूंगा, वीडियो पॉज करके इसको लिखना चाहो तो आप लिख लेना, क्लियर। क्योंकि ये चीजें ही आपको याद रहती हैं। आप एनसीईआरटी में से कितना देखोगे, उसकी तो लाइन लाइन में चीजें हैं बेटा, वो तो मतलब ब्रह्मास्त्र है ही फिर, क्लियर। लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन जब तक नहीं समझोगे तब तक आप उसको नहीं समझ पाओगे। आगे बढ़ते हैं बालकों। एजुकेटेड क्लास वाज डिप्राइव्ड ऑफ हायर पोस्ट, ठीक है। एजुकेटेड जो क्लास है वो डिप्राइव करती है हायर पोस्ट को, क्लियर। तो बेटा आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। आपकी वीडियो जल्द अपलोड कर दी जाएगी, सेकंड वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन से टैक्सेस लिए जाते हैं आपके थर्ड स्टेट से, आपकी स्ट्रगल टू सर्वाइव क्या है, उसके आगे चीजें देखेंगे। 19 से स्ट्रगल टू सर्वाइव, उसके बाद जो आपकी असेंबली बुलाई थी किसने, आपके लुईस 16 ने, उसमें कैसे क्या हुआ, कैसे विद्रोह शुरू हुआ था आपका, कैसे नींव रखी गई फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, वो सारी चीजें आगे। उससे पहले एक और बात बच्चे, वीडियो खत्म करने से पहले, कि कृपया करके आप पूरी वीडियो देखना। आपको चीजें तभी समझ में आएंगी जब आप पूरा वीडियो देखोगे। और देखो, सिर्फ ये नहीं है कि बस कि हम बना रहे हैं वीडियो, आपने 2 में 3 मिनट की देख ली, नहीं, आप पूरा वीडियो देखिए, जिससे आपको सही नॉलेज मिले, जिससे आपको पता चले कि चीजें हैं क्या। अब जैसे मैंने वीडियो में डिस्कस कर दिया, आपके चैप्टर में क्या दे रखा है, लुईस 16 के बारे में, लेकिन मैंने आपको लुईस 14 के बारे में बताया, 15 कब राजा बना, कब क्या हुआ वो भी बताया। इससे पता चलता है। बाकी आपको चीजें मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम पे, समय से, ठीक है। जैसा आप बोलोगे रिकमेंडेशन के साथ, आपकी रिकमेंडेशन। उसके बाद बेटा आपकी कोई भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, और मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दें, क्योंकि टीचर की वैल्यू बच्चों से होती है। आप हो तो हम हैं, आप नहीं तो हमारा क्या, हम तो बस ऐसे ही हैं, ठीक है। तो टीचर कब है, जब बच्चे हैं। बच्चे ही हैं जो टीचर को पॉपुलर करते हैं, मशहूर बनाते हैं। बच्चों की वजह से ही टीचर बड़ा बनता है, ठीक है। हम तो छोटे मोटे आदमी हैं अभी, ठीक है। तो आप पूरा वीडियो देखिए, पढ़ाई करिए। उससे अब लास्ट में एक बात करते हैं करंट अफेयर्स की। देश के अंदर क्या हालात चलते हैं उनकी भी बात पता रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस आप किताबें पढ़ते जा रहे हो, किताबों में क्या लिखा है बस उतना पढ़ लिया, बाकी आपको पता ही नहीं है। तो देश के हालात आप देखते रहिए कि आप मणिपुर वाला इशू पढ़िए कि मणिपुर के अंदर चल क्या रहा है, आपको पता होना चाहिए मणिपुर के अंदर चल क्या रहा है। उसके बाद आप हेल्प ले सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपका जो दिल्ली के अंदर जो रेसलर्स बैठे हुए हैं स्ट्राइक पे, वो क्यों बैठे हुए हैं, ठीक है। वहाँ पे वजह क्या है, क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो ये सारी चीजें आपको एज ए करंट अफेयर्स पता होनी चाहिए कि हमारे देश के हालातों में क्या हो रहा है। तो इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी वीडियो देखने के लिए, थैंक यू। अपना ख्याल रखिए, गर्मी बहुत पड़ रही है तो अपनी तबीयत का विशेष ध्यान रखिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।